अब हर जगह ऐसे बोलते हो पंजाबी आ गए होए। I've never heard you say I'm the first Indian to perform here। ऐसे क्यों? जब आप छोटी जगह से आते हो, उस जगह से आने का एक फील है कि यार हम यहाँ से भी आ गए भाई। नए नए लोग ढूंढ के लाते हो, अब उनके साथ काम करते हो, ऐसा क्यों है? मैं भी नया था ना भाजी, जब मैंने स्टार्ट किया कोई बंदा नहीं था जो मुझे सपोर्ट कर पाए। तो मैं कंपनी के पास गया, उनको बोला कि मैं गाता हूँ जी। तो बोले क्या करें फिर, तू गाता है तो कौन तेरा दोस्त है जो तेरे पे पैसे लगा सकता है? मैं जी कोई नहीं है। तो उन्होंने बोला कि मैं बिलीव करता हूँ कि तू सिंगर बन सकता है। तब उन्होंने मेरा साथ दिया, मैंने दिन रात काम किया। हमारे पास कोई भी शो आया मैंने कभी वापस नहीं बोला, ऐसा बनाना है बस। 2020 में आगे ठहरा हुआ है कि नहीं यार, पैसा बनाना जिंदगी नहीं है। Tell me 2-3 things about your life. First is love life. I love myself like crazy। पहला प्यार तो मैं ही हूँ मेरा। बचपन से ड्रीम्स देखे होंगे ना, हर इंसान सोचता है। तो पहला एक ही ड्रीम था कि मैंने मशहूर होना है, सिंगर बनना है। जहाँ भी जाता था, गुरुद्वारे, मंदिर, तो मैं यही मांगता था जाके, भगवान मैं किसी को ना जानूं, मुझे सारे जाने। आज का ये एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारे पॉडकास्ट ने आपको कभी भी थोड़ी भी वैल्यू दी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारी पूरी टीम को बहुत मोटिवेट करता है। एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप सब्सक्राइब दबाओगे तो हम इससे भी बेहतर, ज़्यादा वैल्यूबल एंड और बड़े गेस्ट लेके आएंगे आपके लिए, ताकि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले एंड इंस्पायर हो जाए। आज का हमारा एपिसोड एक ऐसे इंसान के साथ है जो ग्लोबली सेंसेशन बन गए 2020 के बाद। हमारे आज के गेस्ट हैं दिलजीत दोसांझ, जो इंडिया को, पंजाबी म्यूजिक को, हमारे इधर की रीजनल लैंग्वेज को ग्लोबली रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑन द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टेजेस। लेकिन हमने ये जानने की कोशिश करी कि जब वो 8 या 9 साल के थे तब वो घर से भाग क्यों गए, उन्होंने ऐसा क्या सीखा लाइफ में जिसकी वजह से आज वो सक्सेसफुल है, उनकी ब्रांड बनाने के पीछे स्ट्रैटेजी क्या है, वो कैसे अपने आप को री इन्वेंट करते जाते हैं कि 22 साल से वो कंटिन्यूसली रेलेवेंट है और हर साल उनका ग्राफ सिर्फ ऊपर ही जाते जा रहा है। इन सब के बारे में बात करिए, हमने जानने की कोशिश करिए अबाउट हिज लव लाइफ एंड उनका प्यार पे ओपिनियन क्या है। Enjoy this episode with the music sensation in the world जो एक शो पे 55,000 टिकट्स बेच देते हैं, वो भी इंडिया में नहीं, दूसरी कंट्रीज में। Enjoy the episode, but before you do that, राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स हम डालते हैं ताकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। Enjoy the show। अब हर जगह ऐसे बोलते हो पंजाबी आ गए होए, पंजाबी आ गए होए। इस मतलब I've never heard you say anything else कि मैं I'm the first Indian to perform here, I'm the first Indian to do बहुत that। सही क्वेश्चन पूछा। पंजाबी बोलते हो आप। हाँ, बहुत सही क्वेश्चन। ऐसे क्यों भाई? एक तो जगह छोटी सी है पूरे इंडिया में, और एक मैं आता हूँ उस जगह से हूँ जो एक रीजनल म्यूजिक है जहाँ का। ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी गाने गा रहा हूँ कि पूरे इंडिया मुझे सुन रहा है। वो एक बहुत छोटी सी जगह से मैं आता हूँ, पंजाब से, एक स्टेट से आता हूँ, और मेरी बोली भी माँ बोली पंजाबी रही। अभी थोड़ा हिंदी फिल्मों की वजह से मैं हिंदी बोलने लगा, और कभी मौका मिलता है तो हिंदी गा देता हूँ, लेकिन मैं हिंदी गाने खुद ब खुद नहीं बना पाता। ये नैना अभी हमने गाना बनाया, वो रिया कपूर जी मेरे से गाना बनवा गए, अदरवाइज मैं गाना नहीं बना सकता। मैंने उनको बोला मैं बॉलीवुड के लिए गाना नहीं बना सकता, मैंने बनाया ही नहीं कभी हिंदी गाने, मेरे को नहीं पता कैसे बनाना है। लेकिन वो रिया कपूर जी, उन्होंने वो 1 साल मेरे पीछे लगे रहे, हर हफ्ते बाद 10 दिन बाद दिलजीत गाना नहीं आया। मैं कहा यार कैसे मना करूं इनको, और मैं खुद एल्बम बना रहा हूँ, रोज गाने बन रहे हैं, हिंदी गाना एक नहीं बन पा रहा मेरे। तो लेकिन वो पता नहीं उन्होंने बना लिया वो गाना, जैसे तैसे करके बना लिया। तो मैं कहता हूँ एक जगह से जहाँ जो एक रीजनल म्यूजिक है, जो उतना ग्रैंड भी नहीं है था, अब तो बहुत ग्रैंड है, अब तो बहुत ग्रैंड है। कैसे? हाँ, अब तो बहुत ग्रैंड है, लेकिन अब तो ग्लोबल है। हाँ, ग्लोबल हो गया। लेकिन वो एक फील है ना, एक जगह से जब आप छोटी जगह से आते हो। ऑब्वियसली पंजाब कहाँ है, इंडिया में है। जब पंजाब की बात कर रहा हूँ तो मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, और इंडिया लेवल पे तो बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं ऑलरेडी है। मैं थोड़ा सोनू निगम जितना अच्छा गा सकता हूँ, नहीं गा सकता मैं उतना अच्छा, वो तो प्लेबैक सिंगिंग करते हैं। मेरा तो एक अपना स्टाइल है गाने का, राइट? तो एक उस जगह से आने का एक फील है कि यार हम यहाँ से भी आ गए भाई। वो एक ये फील है, जैसे होता नहीं कि आप कोई बंदा बिहार से आए तो यार हम बिहार से हैं। मैं भी ऐसे करता हूँ, इंदौर की हूँ तो इंदौर से आ गए। वो एक होती ना फील। और जब आप पंजाब में हो तब आप अपने गांव का नाम लेते हो कि यार मैं दोसांझा से, मैं यहाँ से आया हूँ अपने पिंड से ना। और जब आप पिंड में बात हो रहे हो तो मैं फिर घर वालों की बात आ जाती है। तो ऐसे ही है बात। तो एक जगह रीजनल लैंग्वेज है, रीजनल म्यूजिक है, तो वो पहुंच गया वहां पे कोचिला सीधा ही इंडिया से। तो इसलिए वो एक वाइब है कि यार हम आ गए, छोटी जगह से भी बड़ी जगह पे आ गए भाई। हाँ, एक वो वाइब है।
क्योंकि अभी हर जगह करते हो, स्टेज पे भी बोलते हो कि मुंबई वाले स्टेज पे भी आपने बोला था ऐसे ही। हाँ पर है, आई लाइक इट 100% भाई। अभी ब्लड तो देखो, जो ये मिट्टी है मिट्टी तो ये पंजाब की है, तो ऑब्वियसली वो जो मिट्टी है तो वही बोलेगी फिर। और पंजाब कहाँ है, इंडिया में ही है। तो मैं वो ऐसा नहीं है कि मैंने भी दो कमेंट देखे इस बात के, यार आप इंडिया आ गए हो क्यों नहीं बोलते। तो पंजाब इंडिया में ही है। वो सिर्फ ऐसा है कि इंडिया बहुत बड़ा है और बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं इंडिया में ऑलरेडी, तो हम एक छोटी सी जगह से आते हैं। तो वो एक फील है कि यार जब एक बंदा एक छोटी जगह से बड़ी दुनिया की स्टेज पे आ जाए, मतलब आप एक मेरे फ्रेंड ने एक बात बोली थी जब मैं वहां पे गया था कोचेला, कहता तू रियलाइज नहीं कर रहा ये रीजनल लैंग्वेज पंजाबी पहली बार बोली जा रही है वर्ल्ड स्टेज पे। तब मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई बैक इन द माइंड, और स्टेज पे अपने आप मुंह से निकली, मैंने नहीं ऐसा सोच के बोला, तो वो एक स्टेज पे निकली अपने मुंह से अपने आप, पंजाबी आ गए हुए। तो अब तो वो टैगलाइन बन गई, अब तो हमारी मर्चेंडाइज भी अच्छी जा रही है उससे। तो फिर एक जो स्ट्रेटजी बन गई, अब कंटिन्यू ऑब्वियसली कंटिन्यू करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे उसको। ट्रू आपने, क्योंकि बॉम्बे में भी ऐसे ही हुआ था कि मैं तो करके दिखाऊं, मैं तो वो वाला भी भाई वो भी सरदार जी, सरदार बंदा कोई भी जो टर्बन बांधता है वो हीरो थोड़ी होता था पंजाब में भी नहीं था। रियली? हाँ नहीं, सोलो फिल्म ऐसी किसी की आई नहीं जो सरदार बनता है। बोलते कि नहीं यार अगर आप फिल्मों में आते हैं तो ये पगड़ी आप नहीं बांध सकते। तो मैं कहा ठीक है शायद होता होगा, तो वो भी रॉन्ग प्रूव हुआ। फिर उसके बाद कोई बॉलीवुड नहीं जाता था पंजाब से ऐसे सीधा, तो सरदार बंदा हमने फिल्में की। मैंने इम्तियाज सर ने कहीं पे बोला है कि SRK वन सेड, शाहरुख खान सर वन सेड कि दिलजीत इज द बेस्ट एक्टर इन द कंट्री। पता नहीं कैसे बोल दिया ये, आपने सुना है कभी? मेरे को पर्सनली भी बोला उन्होंने ये बात। ओके हाँ, जब मैंने उनको बोली कि जब मेरे को उन्होंने बात बोली, मैं कही मैं इतना अच्छा एक्टर हूँ नहीं, तो आपने मेरे ले लिया है, पर आप मेरे को बोलोगे रेसल में एक्टिंग करके दिखाओ, मेरे से होगी नहीं सर, तो मैं आपकी फिल्म करना चाहता हूँ। हाँ, तो उन्होंने बोला नहीं मेरे को तो शाहरुख सर ने ऐसा बोला है। मैं पता नहीं शाहरुख सर ने कैसे बोल दिया, मेरे को नहीं पता कैसे बोल दिया, तो पता नहीं क्या देखा होगा उन्होंने। आप मिले हो शाहरुख सर से? मैं हाँ मिला उनसे। व्हाट डू यू थिंक कि शाहरुख सर में ऐसा क्या है कि वो इतनी बड़ी ब्रांड बन गए और इतना ज़्यादा उनको प्यार मिलता है? इंसान बहुत अच्छे, सबसे पहले इंसान अच्छा होना चाहिए, और आप कितना झेल सकते हो, कितना झेल सकते मतलब कोई भी सिचुएशन आ जाए आप कितना झेल सकते हो, आप कितना कंट्रोल कर सकते। इस पूरी गेम में आपको उतना ही मिलता है जितना आप डिजर्व करते हो। कई बार बंदे बोलते हैं यार ये डिजर्व नहीं करता, इसको ये हो गया, पर नहीं, आप कितना झेल सकते हो, आपको उस सिचुएशन में डाला जाएगा, आप जितना झेल सकते हो उस सिचुएशन में, उस हिसाब से आपको चीज़ें मिलेंगी कि आप ये बंदा इस पॉइंट पे है, अभी इस डायमेंशन में है तो इसको ये मिलेगा, अभी इसका अलग टेस्ट है, इसका नेक्स्ट टेस्ट है, इसका नेक्स्ट टेस्ट है। तो वो इंसान बहुत प्यारे है, तो वो डिजर्व करता है शाहरुख खान होना। आप बाहर जाओ कभी तो आप बोलो कि मैं इंडिया से तो हूँ, तो वो बोलते हैं शाहरुख खान। हाँ, राइट, बहुत बड़ी बात है, शाहरुख खान का नाम बहुत बड़ा नाम है। तो मैं ऐसे कई बार जज करता हूँ अपने आप को, तो मुझे लगता है कि जो जितना वो मजे हुए आर्टिस्ट हैं 100% मेहनत करते हैं, और जितने प्यारे इंसान हैं, और जितना वो झेल सकते हैं भगवान ने उतना ही दिया है। वैसे अब शाहरुख खान के अलावा दिलजीत भी बोलते हैं। मैं कोचेला गया था दिस ईयर एंड आई लिटरली मेट समबडी, एक ग्रुप था एंड वहाँ पे ना कहीं पे पंजाबी बीट्स चली। वहाँ का एक UK का कोई आर्टिस्ट थे, उन्होंने पंजाबी बीट्स बजाई और हम लोग एकदम, मैं और मेरे फ्रेंड अपूर, हम दोनों टर्न होके उधर जा रहे थे, तो हमारे पास में और दिलजीत लाइक इट्स दे डिडंट नो हु वाज इट, क्या था कैसे, तो प्रोबेबली वो लास्ट ईयर भी अटेंड किया था। सो द मोमेंट इंडिया का नाम आया कैसे हुआ, तो यू आर आल्सो मेकिंग दैट मार्क नाउ, सो भगवान का शुक्र, इट्स अ ब्रिलियंट थिंग। मैं देख रहा था आपका, आई थिंक कहीं पे पॉडकास्ट था या इंटरव्यू था जहाँ पे आपने बताया कि 11 साल में आप घर से चले गए थे आप कहीं बाहर, क्या स्टोरी थी, कैन यू टेल मी दैट? नहीं, मैं नहीं छोड़ के गया, मेरे घर वालों ने उससे पहले मैंने एक बार भागने की कोशिश की थी घर से। हाँ, कितने साल के थे? कुछ 7-8 साल का। क्यों भागने की कोशिश करी? स्कूल में एक लड़की थी, उसकी वजह से भागने की कोशिश नहीं की थी। स्कूल में एक लड़की थी, तो हमारे जो स्कूल के बड़े लड़के थे तो वो ऐसे सबसे पूछे थे तेरे को कौन सी लड़की पसंद है, तेरे को कौन सी लड़की पसंद है, ऐसे ही। तो मैंने बोला मेरे को ये लड़की पसंद है, तो उसने बोला हाँ ठीक, तू उसको बोल तेरी शादी फिर उससे होगी। मैं ठीक है, डन हो गया। तो मैंने उसको ऐसे बोल दिया लड़की को जाके कि तुम्हारी मेरी शादी होगी। तो उसने मैडम को बता दिया
तो मैडम बोली कल बेटा अपने मम्मी डैडी को लेके आ। तो मेरे को लगा अब दुनिया खत्म, अब तू गया, मतलब इस उम्र में 8 साल मतलब 8-9 साल की उम्र में, हाँ तू गया, अब लाइफ यहाँ पे खत्म हो गई बेटा। तो मैंने फ्रिज खोली, 2 केले निकाले फ्रिज से, फ्रूट निकाला फ्रिज से, साइकिल ली और चला गया। तो पहली बार गांव की मैंने, मतलब जहाँ पे हमारा बिल्कुल एंड हो जाता है उसके आगे थोड़ी दूर में 5 मिनट में दूर गया, और जो खेत होते हैं वो आगे तक होते हैं। तो किसी एक ने, हमारे ऐसे गांव के किसी बंदे ने, ओए कितना दूर करता तू? मैं कहा नहीं मैं भाई दिन चल साला मुड़ जा तेनू चल साला मुड़ कर लूं। उसको लगा पता नहीं कहाँ जा रहा है। हाँ। तो पहले अभी तो मतलब शायद पेरेंट्स या ऐसे कुछ ज़्यादा शायद कोई और बंदा डांटता, तो अब पहले ऐसे होता था कि गांव के सारे अपने ही होते थे। तो अभी तो शायद शहर में तो भाई तू मेरे को क्यों डांटा, तू मेरे को क्यों डांटा। तो गांव में तो थप्पड़ वप्पड़ भी मतलब कोई भी मार सकता है किसी को, ऐसे नहीं है कि यार इसने मेरे को क्यों मारा, ये मारा। तो उसने मेरे को बोला चल फिर मोड़ पे चलूं, तो उसको पता नहीं क्या आया होगा उसके दिमाग में, तो मैं वापस मुड़ गया घर। तो वो एक मेरे को याद है, मैंने भागने की कोशिश की थी। फिर हुआ क्या घर वालों को जब पता चला? नहीं फिर मैं अगले दिन मैं मेरा पेट दुख रहा है, अच्छा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, क्योंकि पेट का तो कोई चक्कर है नहीं। हाँ। पेट तो मतलब आप चेक नहीं करवा सकते या तो लंबा प्रोसेस है। तो मैं 1-2 दिन स्कूल नहीं गया। फिर मैडम को भी लगा कि यार चल छोड़ इस बच्चे की गलती हो गई। तो फिर बात रफा दफा हो गई, तो रफा दफा। ओके लेट्स बी थोड़ा स्पेसिफिक बात करते हैं। जैसे हमारा गोट के टाइम पे करण औजला ने आपके लिए किया, राइट? तो ये कैसे डिसाइड किया कि करण औजला लिखेगा? नहीं ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया। तो करण के मैसेज मेरे पास थे पहले तो, लेकिन मैं फिल्मों में ज़्यादा फोकस था कि मुझे बॉलीवुड में हिट होना है। हाँ। ये मेरा एम था कुछ 2014 जब फिल्में हिट होनी शुरू हुई, तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? बॉलीवुड। ट्रू। तो मेरा ऐसा था कि अभी मुझे बॉलीवुड में हिट होना है। तो 2013-14 के 15 के आसपास मेरे को सारा मेरा फोकस बॉलीवुड पे था। तो म्यूजिक में थोड़ा फोकस मेरा कम हो गया। लेकिन मुझे ऐसा एक्टर नहीं बनना था जो एक्टर बन गया और उसके गाने नहीं चल रहे। तो मैं हर साल 1-आधा गाना निकालता था, 1 या 2 कभी, या कभी कुछ बहुत सारे गाने फिल्म के लिए बनाए, वो बन गए, और वो फिल्म में कहीं सिचुएशन में फिट नहीं हुए, चलो इसको एल्बम बना के डाल दो, मतलब कि कुछ ना कुछ आता रहे। लेकिन फोकस नहीं था मैं। तो लेकिन मैं गाने सुनता रहता, सब सिंगर के क्या आ रहा है, कौन अच्छा, ये अच्छा कर रहा है, ये गाना अच्छा गा रहा है। तो लेकिन जब हम 2020 आया तब फिल्में बंद हो गई, कोई फिल्म का शूट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो फिर मैंने सोचा यार कि यार ऐसे फ्री तो नहीं बैठ सकते, अभी एल्बम करते हैं। तो फिर दोबारा शुरू हुआ, दोबारा दिलजीत शुरू हुआ कि यार अभी फ्री नहीं बैठना है, क्योंकि फिल्में हो नहीं रही, तो अब मैं 4-5 महीने चिल नहीं करना है, अभी एल्बम करता हूँ। ओके। तो तब मैंने गाने बनाने शुरू किए। तब गाने बनने, कुछ हमने 35-40 गाने बनाए तब मैंने। तो कोई इधर से कर रहे हैं, कोई ये कर रहे हैं, कोई ये कर रहे हैं गाने। और उसके बाद एक सिंगर है जी सिद्धू भाजी, वो यूएसए से है। उन्होंने मेरे लिए एक इंट्रो लिखी, एल्बम में है वो, गोट में। ओके। जो उन्होंने इंट्रो लिखी वैसा कोई गाना नहीं था एल्बम में। मैंने गाने बहुत स्वीट मीठे किन्नी वाइब और ये नैना वाइब ऐसे गाने बना रखे थे। कोई भी गाना ऐसा नहीं था जो इंट्रो मैच, जो अग्रेशन जिसमें हो। जैसे उन्होंने इंट्रो लिखी, मेरे को इंट्रो बहुत पसंद आई। मैंने वो इंट्रो जैसे ही लगाई, उसके बाद मैंने देखा, मैं कहा यार इस इंट्रो के बाद कौन सा गाना तेरा है जो इस इंट्रो से मैच कर रहा है? कोई भी नहीं था, कोई ऐसा गाना नहीं था। ओके। तो एक प्रोड्यूसर है जी फंक, उन्होंने मुझे 2017 में एक बीट भेजी थी, 17-18 में, ये जो गोट की बीट है। तो बीट मुझे बहुत पसंद थी। मैं यार ये बीट किसी को देना नहीं, इस पे मैं गाना करूंगा 101%। फिर मैंने वो बीट लगाई उस इंट्रो के बाद, यार ये बिल्कुल फिट हो रही है, ये सही है, बिल्कुल वाइफ है। मैंने उसको बोला, मैं कहा यार वो तूने बीट तो नहीं दी किसी को? कई बार दे देता है किसी को। कहते नहीं भाई, वो मैंने करण को भेजी थी वो बीट। ओके। तो मेरा बाप रे, ये तो गई फिर बीट, है ना। तो फिर नहीं, लेकिन बात हुई तो करण ने लिख के भेज दिया वो एक पहला वर्स। तो मैं यार ये जो इन्होंने अभी लिखा है, यही सब इंट्रो बोल रही है। तो लेकिन करण को नहीं पता था कि इंट्रो ये बोल रही है। तो वो वही सब बातें बोल रही थी जो गाने में थी। वो किसी और ने बनाई, ये किसी और ने बनाई, लेकिन वाइब मैच हो गई। फिर मैंने बाजी को बोला, मैं कहा बाजी आप इसको पूरा कर दो, ये गाना फिट है मामला। हाँ जी। जैसे आउट ऑफ फ्लूक हुआ। हाँ जी। फ्लूक क्या होता है? तुक्के में। तुक्का नहीं, तुक्का नहीं कह सकते इसको वाइब मैच कर, वाइब मैच हो गई। हाँ, तुक्का नहीं, तुक्का तो एक बार लगता है, 2 बार लगता है, बार तुक्के नहीं लगते। पर बार वाइब मैच हो जाती है, ये भी तो बार वाइब मैच हो सकती है 100%। तुक्के नहीं लग सकते। तुक्का तो लगता ही 1-2 बार होता है कि यार आपने ऐसा निशाना लगाया, तुक्के में लग गया। लेकिन अगर बार निशाना लग रहा है तो
ऑब्वियसली आपका कंसंट्रेशन है तभी तो कोई स्किल है जो चल रही है, 100%, देयर हैज टू बी समथिंग 100%। एंड वैसे हाउ वर यू एज अ किड, मतलब जब आप छोटे थे तब कैसे थे? ऑलवेज कि बड़ा सोचना है, बहुत बड़ा बनना है, हाँ, डेडिकेटेड, कमिटेड, ऐसे हाँ, कि मिस्चीवियस से बच्चे थे जो होगा देखा जाएगा? नहीं ऐसा नहीं था। वो मेरे मम्मी के दिमाग में वो बात थी कि यार बेटा तुम्हें काम करना है, हमें एक अच्छी लाइफ होनी चाहिए। घर में कुछ ठीक ठाक से हालात थे, तो उनके दिमाग में था कि बच्चे रह ना जाए कहीं यहीं पे, मतलब ऐसे ही। तो हाँ, तो उनके दिमाग में थी ये बात। तो वो मुझे हमेशा बोलते थे, बेटा हमारा कोई बिजनेस नहीं है साइड, तेरे डैड सिर्फ सरकारी जॉब करते हैं, तो क्या करेगा लाइफ में, तुम्हें पढ़ाई करो बेटा, ध्यान दो, काम करना है, ज़रूरी है, ये बातें बोलते थे। तो वो मेरे दिमाग में बचपन में बैठ गई पैसे को लेके कि पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये मेरे दिमाग बचपन से बैठ गई बात, पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसे के बिना लाइफ नहीं है, पैसा पैसा, ये मेरे दिमाग में बैठ गया। तो मेरे को लगा कि यार यही है ज़िंदगी, पैसे बनाने ही ज़िंदगी है। मेरे को ऐसा लगा, जो कि ये 2020 तक मैं इसके पीछे भागता रहा, पैसे के पीछे। मैंने दिन रात काम किया है। हमारे पास कोई भी शो आया, मैंने कभी वापस नहीं मोड़ा। शादी का, अभी तो मेरे को बहुत टाइम होगा शादियों के शो किए, अभी की थी एक पीछे एक वेडिंग, तो दिन रात काम किया है हमने। अब सेम डे हमने अमृतसर भी शो लगाया है और हमने करनाल भी शो लगाया है रात का। दिन में करके भागते नहीं देखते थे कहाँ जाना, सुबह रात दिन कुछ नहीं देखा, बहुत काम किया। 18 साल में मेरी एल्बम आ गई। उसके बाद जो शादियों के शो किए मैंने 30 साल तक, जो भागम भागी की है, पैसा बनाना है बस। पर ये अभी 2020 में आके ठहरा हुआ है कि नहीं यार, पैसा बनाना जिंदगी नहीं है। पैसा सिर्फ पैसे आप बना लेना, आप ये कामयाबी ये नहीं है। मैं ये घर वालों का कसूर नहीं कह रहा, ये मोस्टली सब पेरेंट्स के दिमाग में ये बात रहती है कि हमारा बच्चा जो है वो पैसा बना रहा है तो कामयाब है। तो यही सक्सेस का यही एक मंत्र है। मुझे अब नहीं लगता ये। यू नो दिस इज ट्रू, क्योंकि मेरे घर में भी ऐसा ही था एंड मुझे भी बचपन से बस यही था कि पैसे बनाना है, पैसे बनाओगे तो तुम्हारी समाज में इज्जत होगी, पैसे बनाओगे तो तुम्हारी लाइफ अच्छी चलेगी, पैसे बनाओगे तो माँ बाप खुश होंगे, जो कि है भी। जो तीनों चीजें आपने बोली वो है। समाज में आपकी इज्जत बढ़ेगी 100%, माँ बाप खुश होते हैं 100%, लेकिन लाइफ मुझे लगता है ये नहीं है। ओके, तो जिन भगवान को आप मानते हो किसी भी धर्म में, आई थिंक उनका मोटो तो ये नहीं रहा, फिर आप क्यों मानते हो उनको? तो फिर क्या है मोटो? व्हाट डू यू थिंक? अगर पैसा बनाना नहीं है, ऐसा क्या रियलाइजेशन आया 2020 में कि ओल्ड दिलजीत और न्यू दिलजीत में डिफरेंस आ गया? खत्म ही हो गया ओल्ड तो। बिल्कुल ही मेरा देखने का नजरिया ही चेंज हो गया कि ऐसा थोड़ी था, ये लाइफ ऐसी नहीं थी। अब क्या है सबसे इम्पोर्टेंट? ऐसा बहुत इम्पोर्टेंट जो मेरे इस वक्त अंदर की फीलिंग है, जो मैं अंदर, जो अभी भी अंदर जो एक एहसास है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो ऑलरेडी म्यूजिक के साथ जुड़ा हुआ है। ये चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। यू नो, थोड़ा इस पे डीप पे बात करते हैं, ओल्ड दिलजीत एंड न्यू दिलजीत पे। आई रियली लव, क्योंकि ना मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ आर्टिस्ट और आर्टिस्ट की जर्नी से। मेरा जो काम है वो काफ़ी डिफरेंट है, बट स्टिल मुझे बड़ा मज़ा आता है। मतलब मैं वेस्ट के भी, इधर के भी, हर जगह के आर्टिस्ट की स्टोरीज बहुत ज़्यादा डीप में पसंद करता हूँ। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट ना बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं, तो उनके पास बहुत लाइफ लेसन्स होते हैं सीखने के लिए। सो आई वांट टू लर्न दैट। तो उस पर हम लोग थोड़ी सी मैं कुछ गलत सिखा दूंगा आपको। हाँ, तो ठीक है, थोड़ा सीख लेते हैं। कुछ गलत सिखा दूंगा आपके और देखने वालों को और आपको, तो आप बस सुन लेना, सुन के इग्नोर कर देना, जरूरी नहीं है उस चीज़ से कुछ सीखना है। ठीक है, अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊँ तो फेयर। बट पहले ओल्ड दिलजीत की बात करते हैं थोड़ी सी। तो मुझे ये बताओ, उस टाइम पे कभी ऐसा सोचा कि कितना पैसा मतलब बहुत ज़रूरी होता है, या अभी कौन सा ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे रियलाइज़ होता है कि यार अब पैसा कमाना इतनी ज़रूरी बात नहीं है? क्योंकि पैसा ज़रूरी तो है एक हद तक, दुनिया चला रहा है, पैसे के चक्कर में हो रहा है सब ये। ट्रू। तो ऐसा नहीं था मेरे दिमाग में कि मुझे इतने पैसे बनाने हैं। ऐसे मुझे बहुत सारे बंदों को जानता हूँ जिनको है, उनका गोल है इतने पैसे बनाना। मेरा गोल नहीं था। मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में जो वो चीज़ ज़्यादा आई, वो मेरे घर वालों की तरफ से आई कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे को ऐसा नहीं था, मेरे को साथ था कि मैं बस सिक्योर हो जाऊं। लेकिन बाद में मैंने सोचा कितना सिक्योर हो सकता है, तो इसकी भी एक कोई लिमिट नहीं है। सिक्योर होने की कोई लिमिट है ही नहीं। ये मेरे दिमाग में था कि यार अब मैं वापस वहां ना चला जाऊं जहां से स्टार्ट किया था, जो कि मैंने चमकीला फिल्म करते हुए भी उसकी जर्नी में भी ये पाया। कुछ लोगों ने मेरे को बोला कि तुमने
उसमें अच्छा काम किया, लेकिन मुझे लगता है कि वो क्या सोच रहा था वो मैं समझ सकता हूँ एज एन आर्टिस्ट। कि बंदे को लगता है कि वो इवन नॉट चमकीला, कोई भी जहाँ से जिसने स्टार्ट किया हो, जहाँ से वो आप या कहीं कोई भी कहीं से आया हो, नीचे से आया हो, तो उसको लगता है यार मैं वापस ना वहाँ चला जाऊँ, ट्रू, सिक्योर हो जाऊँ। तो उस चीज़ के डर में आप भागते रहते हो, और ये दौड़ खत्म ही नहीं होती। आप खत्म हो जाते हो और ये रेस कभी खत्म नहीं होगी। और इस रेस के लिए तो मैं इस दुनिया में नहीं आया 101, कोई भी नहीं आया इस रेस के लिए, कोई नहीं आया। कितने ही कोई पैसे बना सकता है, दुनिया आके चली गई। बट एक कोई तो पॉइंट होता होगा जहाँ पे ये डर खत्म होता है, क्योंकि डर तो खत्म नहीं होते, बट एक टाइप का डर खत्म हो जाता है। खत्म ही नहीं होता ये कभी। आज भी लगता है नहीं, मेरा तो खत्म हो गया 2020 में, मेरा कोई लेन देन नहीं इस चीज से। मेरे को लगता है कि ये अगर इस दौड़ में आप पड़ गए ना कि मुझे सिक्योर रहना है, मैं वापस वहां ना चला जाऊं, फिर आपको दिखने लगता है आसपास के बंदे, अब चलो मैं इतना ना हो जाऊं या मैं उतना हो जाऊं, वो जो उतना अमीर है इतना ना हो जाऊं, नहीं ये नहीं, अब मेरी लग्जरी ये है, अब मैं ये चाहता हूं तो मैं ऐसा ही रहूं हमेशा। तो ये कभी खत्म नहीं होगा आपका। तो ओल्ड दिलजीत जो था वो ये था, वो डरते थे 101%। अब नहीं डरते किसी भी चीज से? कोई फियर है अभी? कोई फियर ही नहीं है कभी कि मे बी सोचने दो। हाँ, नहीं मेरे को लगता नहीं है कोई है कि मे बी मैं, शायद आप बोलोगे तो याद आ जाए कोई। मे बी मेरे गाने नहीं पसंद आए लोगों को, मे बी मैं इररेलेवेंट हो जाऊं एक टाइम बाद। नहीं, गाने बहुत बार नहीं पसंद आते हैं तो दोबारा बन जाते हैं। और ये जो आपने अभी बात बोली, ये अभी मेरा डर नहीं है कि अभी मेरा एक दौर चल रहा है, कभी ये खत्म हो जाए तो नहीं, कभी ऐसा सोचते नहीं। मेरे को जब मैंने शुरू किया था, पहली एल्बम हिट हुई ना, तो पहले 4-5 साल बाद लोगों ने मेरे को बोलना शुरू कर दिया था कि ये 4-5 साल ही है, तू ना बस जो इकट्ठा कर सकता है कर ले, प्रॉपर्टी बना ले, ये कर ले, वो कर ले, बहुत, क्योंकि हर बंदा आपको ज्ञान देता है। तो ये तो तब बोलते थे मुझे लोग, जब मैं पहले 4-5 साल मैंने काम किया, कि अभी इतना ही टाइम आर्टिस्टों के पास होता है, 5 साल 6 साल 10 साल, ज़्यादा से ज़्यादा बेटा तो इकट्ठे कर ले। और मुझे हमेशा लगता था कि यार ये क्या बोल रहे हैं, मतलब कैसा, और बोल भी क्यों रहे हैं। मेरे दिमाग में ये डर तो कभी नहीं आया कि ये 5 साल ही है, ये 10 साल ही है, ये 15, मेरे को 22-23 साल हो गए, तो ये डर मेरे को कभी नहीं आया कि ये इतना ही टाइम है। टाइम बहुत है, कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, ये नहीं कुछ और तरीके से, फिर कुछ और तरीके से, कुछ और तरीके से। और अभी तो मेरे को ये खत्म ही हो गई है बात। ओके, टेल मी कि बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं जो एक्चुअली 4-5 साल 7 साल बाद उनका मतलब फिर उस तरीके का माहौल नहीं बनता, या उस तरीके के हिट्स नहीं मिलते उन्हें, या उस तरीके के फेम, इनकम, सक्सेस नहीं मिलती जैसे उनको 5-7 साल में जो देख लेते हैं। उसके बाद एक टाइम आता है फिर चला जाता है। व्हाट डू यू थिंक वो क्या गलत करते हैं? क्योंकि अगर आप, कुछ तो होगा सही जिसकी वजह से आप 22 ईयर्स तक आप रेलेवेंट हो, एंड नाउ तो योर लाइक एवरी ईयर योर ग्राफ इज जस्ट गोइंग अप। मुझे लगता है भूख ही हो सकती है उस चीज़। तब लगता है 5-7 साल बाद लोगों की भूख खत्म हो जाती है, इसलिए आई डोंट नो कहाँ गलती हो रही होगी। मैं भी बहुत गलतियां कर रहा हूँ जो शायद मुझे नहीं दिख रही, आपको दिख रही, मतलब जो देखने वाले को दिख सकती है। कई बार अपनी गलतियां खुद को नहीं दिखती बंदे को, पर मुझे लगता है भूख ही है। अगर आप किसी चीज में आपकी भूख है अभी भी, तब तक तो वो नहीं खत्म हो सकती। मेरे को लगता है आपकी भूख खत्म हो गई है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। ओके, आपको किस चीज की भूख है अभी? व्हाट आर यू हंग्री फॉर राइट नाउ? और क्या चाहिए मुझे? ऐसा तो कुछ नहीं चाहिए मुझे, मतलब कि जिस चीज़ की बहुत भूख है। तो मेरी अपनी जर्नी है जिस पे मैं चल रहा हूँ, उसको मैं बस वॉच कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि ये कहाँ जा रही है और ये मुझे कहाँ लेके जा रही है, किस तरफ लेके जा रही है, और इसका क्या कंक्लूजन निकलने वाला है। सिर्फ पैसा बनाने के लिए, खाने पीने सोने और उसके बाद मर जाने के लिए तो नहीं हो सकता ये लाइफ मेरे लिए। पर आपके बढ़िया इंस्टाग्राम से तो यही लगता है कि खाओ पियो मस्ती करो। नहीं, वो मेरा वो एक आप उसको कह लो कि आप I'm in a show business, right? तो फिर वो शो तो करना ही पड़ेगा। आप शो बिजनेस में नहीं हो तो फिर तो मैं किसी को पता भी ना चले मैं कहाँ फिर रहा हूँ, इधर उधर जा रहा हूँ। पर अगर आप शो बिजनेस में हो तो वो उस चीज का, उसके चीज के लिए जरूरी है, तो ऑब्वियसली आपको करना ही पड़ेगा। अब आप जंग के मैदान में चले गए और आप बोलो कि नहीं यार आई एम ओके, इट्स ओके, तू मार ले भाई। ऐसे नहीं हो सकता। ट्रू है ना? यू नो,
अपन ओल्ड दिलजीत की बात करते हैं, मैं एक नोटिस कर रहा था पैटर्न, बहुत सारे नॉर्थ बेस्ड जो आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, रैपर्स हैं, ये लोग जब स्टार्ट करते हैं मोस्टली ज़्यादा गाने बनते हैं स्ट्रीट पे, वायलेंस पे, ब्रॉल पे, अल्कोहल पे, रिवेंज पे, एक ब्रैशनेस होती है कि आ जाओ मतलब मैं ही हूँ, इससे सब लोग अपना करियर स्टार्ट करते हैं, ऐसे बनाते हैं। ऐसे क्यों है? मुझे लगता है ये इमोशंस होता है, जब आप कॉलेज में जाते हो या इस उम्र में ये इमोशन ही होता है। है कोई साला मैं तो बड़ा कौन है ये इमोशन होता है, वो कनेक्ट करता है सिर्फ लोगों के साथ। लोग ही तो हिट करते हैं, गाना कौन हिट करता है? सिंगर थोड़ा बना के अपना गाना बोल रहा है कि मेरा गाना हिट है, ऐसे थोड़ा होता है। लोग हिट करते हैं, तो इट मीन्स वो इमोशन आपके साथ कनेक्ट कर रहा है। गाना सिर्फ वही हिट होता है जो इमोशन कनेक्ट कर जाता है। फेयर, राइट? तो ये इमोशन है जो कनेक्ट करता है 100%। तो ऐसा इमोशन लोगों में है जो कनेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए सब यंग लोग उस टाइम पे जो अपनी बातें सामने रखते थे। ज़्यादातर अभी मैं अपना स्पॉटिफाई निकालता हूँ उसका, तो जो उसमें सुनने वाले हैं वो 16 से 22 साल तक सबसे ज्यादा रेशो है। ट्रू। सुनने वाले तो उस उम्र में क्या सुनना चाहते हैं लोग? पंगा। ऑब्वियसली, राइट? ऐसे गाने। तो मैं नहीं कह रहा किसी से पंगा लो, तो लेकिन ऐसे गाने कंज्यूम करते हैं लोग, तो ज्यादा सुनते हैं जो लोग, तो फिर उसी को देख के लोग फिर और बनाते हैं। तो आपने ऐसे सोचा था उस टाइम पे, इतने स्ट्रेटेजिक थे? तब तो पाजी ये YouTube भी नहीं था जब तो हमने स्टार्ट किया 2002 में। तब तो YouTube भी इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं होता, गाने वाने नहीं डलते थे YouTube पे, तब तो एल्बम आती थी। हमें नहीं पता था ये बातें, ये तो अभी बहुत बाद में जाके पता चली कि ये क्या है। अभी लोग बताते हैं जिनको स्ट्रेटजीज पता है कि भाई अभी थोड़े लेड बैक गाने चल रहे हैं, लोग अपना काम करते हैं, पीछे गाने लगे हैं, प्लेलिस्ट में गाने डल जाते हैं तो उसके व्यूज आते रहते हैं। पता नहीं अब तो क्या क्या। आप बनाते हो स्ट्रैटेजी के थ्रू गाने? नहीं। तो कैसे गाने बनाते हो आप? बिकॉज द न्यू दिलजीत इज अ हिट मशीन। उसको आप ऐसे अलग मत समझो, उसको आप पुराने के साथ मैच ही रखो। वो काम में तो उतना ही हार्ड वर्क है। ओके, चल रहा है। तो बट जैसे अगर आप देखो तो आप एज अ सिंगर, राइट, आप राइटर्स बहुत अच्छे ढूंढ के लाते हो, आप प्रोड्यूसर्स अच्छे लेके आते हो, ओवरऑल एक पूरी टीम बनाते हो, और लेकिन हर बार आप चूज करते हो गाना हिट होता है, बैक टू बैक कुछ ना कुछ बहुत बड़े बन। सो व्हाट्स द स्ट्रैटेजी? कैसे आप चूज करते हो? क्यों है कि ऐसे लोग हैं बहुत सारे जो प्रोड्यूसर भी खुद हैं, सिंगर भी खुद हैं, सब हैं, उनके एक दो गाने हिट होते हैं बट उसके फिर बैक टू बैक हिट नहीं हो पाते। हाउ कैन यू चूज एवरी टाइम एंड हिट द नेल? व्हाट डू यू थिंक? आपका क्या स्ट्रैटेजी है? पता नहीं, कई बार भाई कोई वाइब मैच होती है, वही बात है। कितनी बार वाइब मैच हो जाएगी? देयर हैज टू बी सम स्ट्रैटेजी ना। कुछ तो सोचते होगे जब गाना बनाते होगे, क्या सोचते होगे? कुछ नहीं, कोई धुन अच्छी लग गई। कई बार कोई धुन दिमाग में होती है तो उस धुन पे सब बैठे हैं तो यार ऐसा सा कुछ बना सकते हैं। कोई गाना सुन लिया कभी कोई, तो वो कई बार अच्छा लगता है तो वो गुनगुनाते रहते हैं उसको, तो यार कुछ ऐसा सा बनाएंगे लाइफ में। तो फिर सेम नहीं पर उससे कुछ इंस्पिरेशन लेके, कुछ उससे महक लेके कुछ और बन जाता है। हर बार ना मैंने एक पैटर्न नोटिस किया, यू टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, कि नए नए लोग ढूंढ के लाते हो, आप उनके साथ काम करते हो, राइट? ऐसा क्यों है? मैं भी नया था ना भाजी, जब मैंने अब स्टार्ट किया तब मेरे को कोई नहीं जानता था इंडस्ट्री में, मतलब मैं किसी को नहीं जानता था, सॉरी। और कोई बंदा ऐसा नहीं था जिसको मैं बोल दूं कि मेरा दोस्त ऐसा नहीं था कि भाई पैसे लगा दे, घर वालों के पास पैसे नहीं है, कोई बंदा नहीं था जो मुझे सपोर्ट कर पाए। तो मैं कंपनी के पास गया, तब ऐसे ही एल्बम बनती थी, तो मैं कंपनी के पास गया, उनको बोला कि मैं गाता हूँ जी। तो बोले क्या करें फिर, तू गाता है तो कौन तेरा दोस्त है जो तेरे पे पैसे लगा सकता है? मैं जी कोई नहीं है। घर वाले जो तेरे पे बिलीव करते हो? मैं नहीं, बिल्कुल कोई नहीं है। तो उन्होंने बोला कि मैं बिलीव करता हूँ कि तू सिंगर बन सकता है। अब जब तू हिट हो गया तो ना घर वाला आना चाहिए तेरा कोई, ना तेरा दोस्त आना चाहिए मुझे बताने के लिए। उनकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी, राजेंद्र सिंह उनका नाम है। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी थी कि अगर आज तेरे को कोई बिलीव नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ, तो कल को मेरे को आके ना कोई बताए कि भाई ऐसे कर। तो मैं यार बात अच्छी है। तब उन्होंने मेरा साथ दिया, और मैं बिल्कुल नया था, किसी को जानता नहीं था, ऐसे शुरू हुआ बस। तो जब भी कोई नया आर्टिस्ट आता है ना, मेरे को लगता है यार ये सेम वाइब है जैसी मेरी वाइब थी। तो यार इस बंदे के अंदर जो भूख है अब, वो बहुत प्यारी है और प्योर है। अभी थोड़ा वो इसमें मिलावट हुई नहीं है, तो इसके साथ जरूर काम करना चाहिए। तो ऐसे ट्रस्ट कैसे करते हो हर बार अपना इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा लेगेसी ऑफ ऑल द सॉन्ग्स? एक नए इंसान पे, नई एल्बम का नाम है लेगेसी। ओके। तो एक ट्रस्ट कैसे करते हो नए लोगों पे? क्योंकि एक बार अगर बन गया तो फिर ऐसा लगता है ना, जिन लोगों के साथ बहुत मैजिकल वर्क हुआ है और इन लोगों के साथ काम करते हैं और बढ़िया काम होगा। नहीं, ये भी मैंने राजेंद्र सिंह जी से सीखा। वो हमेशा बोलते थे क्या उस बंदे के साथ काम करना है जो आपके साथ काम करना चाहता है।
उस बंदे के साथ नहीं जिसके साथ आप काम करना चाहते हो, क्योंकि जिस बंदे के साथ आप करना चाहते हो काम, हो सकता है उसकी भूख अब उतनी ना रही हो, या उसका कोई इंटरेस्ट ना हो आप में कि यार मुझे फलां डायरेक्टर के साथ काम करना है, तो उसके लिए आप कुछ भी ना हो तो वो आप पे जोर नहीं लगाएगा। अगर एक बंदा है ऐसा जिसकी भूख बहुत है कि यार मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, ये मैं तो दिन रात एक कर दूंगा, वो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो सेम कभी नहीं हो सकता उसके साथ, वो ज़्यादा मेहनत करेगा। तो हमेशा उस बंदे के साथ काम करना है जो आपके साथ काम करना चाहता है। ओके, यू नो गोट से आपका प्रोडक्शन जो लेवल था वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, राइट? म्यूजिक वीडियोस और बड़े बने, एक ब्रांड, एक पर्सनालिटी बाहर आई, राइट? नाउ टुडे वो साल ही ऐसा था, वो 2020 साल ही ऐसा, मैं कभी नहीं भूल सकता। वो साल ही ऐसा था, उसमें उस साल ये सब होना ही था। मैं अब सोचता हूँ तो यस, ये होना ही था सारा कुछ। ऐसा क्यों? वो साल ही खतरनाक था, बहुत मेरे लिए बहुत स्पेशल ये रहा। फिर एक ब्रांड उधर से ना ओरिजिनेट हुई जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा फटने लग गई, राइट? बिकॉज एंड हर आर्टिस्ट की लाइफ में मुझे लगता है एक पॉइंट आता है जहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि आर्ट से बड़ा ना आर्टिस्ट की ब्रांड हो जाती है फॉर अ टाइम बीइंग, कि लोग, जैसे आज आप शाहरुख सर को देखो, किसी को फर्क नहीं पड़ता उनकी पिक्चर क्या है। मुझे नहीं लगता कि उनके फैंस इंक्लूडिंग मी इसलिए जाते हैं कि यार पिक्चर का ट्रेलर अच्छा लगा, रिव्यूज अच्छे लगे, क्रिटिक्स ने अच्छा बोला तो जाके देखने, शाहरुख खान की मूवी हम तो जाएंगे, राइट? ऐसा होता है। सिमिलरली विथ यू, ये रिसेंटली अभी जब आपने मुंबई शो किया तब मेरे सारे फ्रेंड्स का यही रिएक्शन था कि मुझे तो दिलजीत के शो में जाना है। क्यों जाना है, क्या जाना है? शायद उनमें से आई थिंक अगर वो 15 दोस्त होंगे तो 15 में से 15, 14 या 13 को तो पंजाबी आती भी नहीं है ना, उन्हें समझ आता है, उन्हें बस जाना है, 4 गाने आते होंगे, बट दैट हैज बिकम अ थिंग नाउ। और वो गोट के बाद से वर्ल्ड वाइड, अक्रॉस द वर्ल्ड ये देखने को मिला, राइट? सो एक वो पॉइंट है जहाँ पे आर्टिस्ट की ब्रांड बिकेम बिगर देन आर्ट। व्हाट, क्या स्ट्रैटेजी, कैसे बनती है? 18 साल अगर मैं कंटिन्यूअसली एक चीज पे काम कर रहा हूँ, वो नहीं आना चाहिए था? आना तो चाहिए था। मतलब अगर आप 18 साल हो गए थे 2020 तक मुझे काम करते हुए, लगातार डे नाइट, कभी फिल्मों में, कभी गाने, कभी टीवी में, कभी मैं लगातार लगा रहा, चाहे कोई एक हिट हुआ, फ्लॉप हुआ, हिट हुआ, फ्लॉप हुआ। अब 18 साल में लगा रहा उस चीज में, तो आना ही था एक दिन। 100% आना। बट मैं बोलूँ कि जब आना ही था, 100% होना था। ब्रांड में क्या स्ट्रैटेजी चेंज करी जिसकी वजह से हुआ? नहीं कुछ भाई, जीरो स्ट्रैटेजी यार, मैं कसम से बोल रहा हूँ, जीरो स्ट्रैटेजी। पर अगर जो नया आर्टिस्ट अगर देख रहा है तो वो आपकी जर्नी से क्या सीख सकता है? वो क्या होता है अंग्रेजी का वर्ड, कंसिस्टेंसी? क्या होता है कंसिस्टेंसी? क्या कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी, हाँ जी, कंसिस्टेंसी यही है। आप डोर नॉक करते रहते हो, आज नहीं, परसों नहीं, चौथ नहीं, खुलेगा ही खुलेगा। फिर यार एक कुछ तो होगा, क्योंकि आप एक सर्टन वे में ड्रेस करते हो, आप सर्टन चीज़ें चूज करते हो, आपका एक अपीयरेंस बन चुका है, आपकी एक सर्टन वाइब बन चुकी है। कुछ तो होगा कि यार मैं ये कपड़े पहनता हूँ तो ऐसा देखूंगा, ऐसा मेरा प्रोडक्शन होना चाहिए, इतना बड़ा मेरा शो होना चाहिए, मेरे शो की ये तो शौक हो गया ना मेरे। जैसे किसी का होता है ना कि मेरे पास लैम्बोर्गिनी होनी चाहिए, तो मेरे पास ये होना चाहिए, तो मेरा ये शौक है कि मेरा शो इतना बड़ा होना चाहिए। ये मेरा शौक है, ये शौक है मेरे। इसकी वजह से आर्टिस्ट बड़ा नहीं बनता, यू फील? अगर आर्टिस्ट को ये शौक हो तो ऑब्वियसली उसको हेल्प तो करेगा 100%। लेकिन मेरा कोई शौक नहीं, मेरे पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, ये महंगी गाड़ी होनी चाहिए, मुझे कोई शौक नहीं है। गाड़ियाँ हैं क्या चलाते हो? मेरे को लगता है हमने गाड़ी ली थी लास्ट, मैंने तो गाड़ी चलाए हुए बहुत टाइम हो गया, फिल्म में चलाता हूँ जब जरूरत पड़ती है, तब गाने में चला ली, वैसे मैं गाड़ी नहीं चलाता। ओके, क्यों? पसंद नहीं है? नहीं, मुझे शौक नहीं है, शौक ही नहीं है मुझे गाड़ी। मेरे गाड़ी से ही मेरे को अजीब लगती है फीलिंग। मेरे को साइकिल अच्छा लगता है। अभी ये लगेगा किसी को कि यार अब है तो इस बात कर रहा है, लेकिन कसम से मेरे को साइकिल अच्छा लगता है। मेरे को आज़ादी फील होती है उसमें। एक तो सारा कंट्रोल मेरे हाथ में है, एक वो ज़्यादा तेज भी नहीं जाएगा, किसी को चोट पोट थोड़ी बहुत लगेगी तो मेरे को लगेगी। साइकिल में मैं जब जाता हूँ मेरे को ऐसा फ्रीडम सा महसूस होता है। अब मेरे को पता है, समझ नहीं पाएंगे लोग, बोलेंगे अच्छा इसके पास गाड़ी है तो ये साइकिल की बात कर रहा है, लेकिन नहीं, सच्ची बात है। गॉट इट। ओके, मुझे ना एक चीज़ बड़ी अखरती है कि आपका जो सोशल मीडिया है उससे हम बहुत BTS देखते हैं। इट्स लाइक वी नो यू स्टिल वी डोंट नो यू। मतलब बहुत क्यूरेटेड होता है उसमें, कुछ ही चीज़ें जो जितनी हमें देखना ज़रूरी होती है उतनी आप दिखाते हो, उससे आप दिखाते नहीं हो, राइट? सो टेल मी 2-3 थिंग्स अबाउट योर लाइफ। फर्स्ट इज लव लाइफ, ओपिनियन। I love myself, bro. I love myself. I love myself like crazy. This English is perfect or no? Perfect. Like I love myself like crazy. मैं अपने आप को बहुत प्यार करता हूँ,
तो मेरे को लगता है पहला प्यार तो मैं ही हूँ मेरा। मेरा पहला प्यार मैं ही हूँ। मुझे बता, आपको मॉडर्न लव और ओल्ड स्कूल लव डिफरेंस पता है? देख रहे हो आप मॉडर्न लव और स्कूल? कि एक ओल्ड स्कूल लव होता था, नैरेटिव है भी इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा। ओल्ड स्कूल लव था शिद्दत वाला प्यार, कि एक ही इंसान है और अब डिसाइड कर लिया मैंने। एंड मॉडर्न लव में क्या, अब इतने सारे, हर किसी का ना अपना एक तरीका है। पहले होता था लिस्ट विस्ट बना दी। पहले होता था दूरदर्शन, वो तो एक ही होता था। अब कितने चैनल हैं? हाँ। तो ऑब्वियसली भाई फूड चेंज हो गया, बातें चेंज हो गई, एरा चेंज हो गया, तो ऑब्वियसली फिर आप करते जा रहे हो स्कोर, कभी ये अच्छा लग रहा है, कभी ये अच्छी लग रही है, कभी ये हो रहा है, तो ऑब्वियसली। हाँ, तो अब जैसे बहुत लोग बहुत जल्दी ना हर इंसान को एक बॉक्स में डालना चाहते हैं। अच्छा जी। कि इस इंसान में ये क्वालिटी होनी चाहिए, टेक फ्री होनी चाहिए, टेक फ्री होनी चाहिए, टेक फ्री होनी चाहिए, टेक। डू यू थिंक दैट काइंड ऑफ लव इज गुड? अपने पार्टनर में क्या ये लिस्ट? मैंने तो लगता है जी अपने आप को प्यार करो सबसे पहले। जब जहाज भी ट्रैवलेंस करता है वो कहते पहले अपनी बेल्ट बुट ला के, जो ऊपर तो बास का होना ना, पहले आप दे लाओ, फिर लाओ किसी और के। तो फर्स्ट लव योरसेल्फ, अपने आप। जो बंदा अपने आप से प्यार नहीं कर सकता, मुझे लगता है वो, मेरे को ऐसा लगता है वो किसी की भी रिस्पेक्ट और प्यार नहीं उसको किसी को कर सकता। वो कभी भी आपके लिए भी वैसा ही हो सकता है जैसा वो खुद के लिए। अपने आप को प्यार करना सबसे पहले जरूरी है। ये यार, ये जो बॉडी, ये मशीन आपको मिली है, बड़ी मुश्किल से आप इस मशीन में आए हो। अभी आए हैं तो इसको अंदर तो पता नहीं क्या चल रहा है। अगर तो सी थ्रू होता तो पता चल जाता, निकाल के फेंक देते चीजें, ये तो सही नहीं है, ये सही नहीं है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए इंसान को कि यार इसको सबसे पहले प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए। तो वो सेल्फलेस वाला लव वाला आइडिया नहीं है कि खुद से आगे मैं मेरी पार्टनर को रखता हूँ या मेरे घर वालों को रखता हूँ? चलो रखी जाओ फिर। मेरा तो यही है भाजी, पहले बंदा खुद सेट होगा तो किसी को सेट कर पाएगा। अपना ध्यान जरूर रखें। फेयर। हाँ, अगर आप खुद ही सेट नहीं हो, किसी का कटा ध्यान रखना चाहिए। ट्रू, आई काइंड ऑफ अग्री टू इट एट सम पॉइंट कि ये सही है, क्योंकि अगर आप खुद से प्यार नहीं करते, खुद का ध्यान नहीं रखा, तो कैसे ध्यान रखोगे दूसरे का? मैं उधर जहाज में भी बोलते हैं ना ऐसे, पहले अपना मास्क लगाएं फिर दूसरे का लगाएं, पता चले दूसरे का लोड लगे, लोग आप तो बेहोश हो गया। ओके, ये गियर चेंज करते हैं, क्योंकि अभी आपने बॉडी की बात करी, तो मैंने आपका एक वीडियो देखा था, रील पे बहुत वायरल हो रहा है, जहाँ पे शायद आप अनुष्का के साथ बैठे हो, वहाँ पे वो बता रही हैं कि किनुआ वो खाती है। नहीं पता था भाजी, वो कोई मैंने भी देखी वो। हाँ, वो अब तो थोड़ी मेरे को भी अटपटी लगी, पता नहीं क्या सोच रही होंगी वो, पर मेरे को सच्ची नहीं पता था किनुआ कैलोरी का। मेरे को पता चला है 2016-17 के आसपास, ओके, कि कैलोरी नाम की कुछ चीज है, ये इतनी ही खानी चाहिए। हमें थोड़ा पता था। अब फॉलो करते हो डाइट? अब करनी पड़ती है भाजी। अब करते हो एब्स बनाने? नहीं, एब्स तो नहीं, हमेशा तो नहीं। एब्स ऐसा टेड मेरा सीधा है, प्लेन है, पर एब्स नहीं। एब्स तो जब जरूरत पड़ती है फिर उसके लिए 1 महीना काम करना पड़ता है उसमें। सो टेल मी योर डाइट। अभी क्या डाइट है आपकी? टेल मी मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। सुबह हर रोज ब्रेड ऑमलेट, पोहा मुझे बहुत अच्छा। जब इंडिया आता हूँ तो पोहा खाना ही खाना है। तो डोसा मेरे दादा को बनाना नहीं आता, तो वो हमेशा सड़ जाता है हमारा। तो डोसा हमारे हिस्से नहीं आता, नसीब में नहीं हो रहा डोसा लाइफ में। तो चीला खा लिया कभी सुबह, और दोपहर को ट्राई करता हूँ उबली सब्जियां और दाल। ओके। और कोशिश करता हूँ रात को ना खाऊं। कभी बहुत भूख लगी है तो कभी जैसे मैं खुद बनाता बहुत अच्छा हूँ, कभी घर पे हूँ किचन में अपने, तो फिर मैं चिकन अच्छा बनाता हूँ। तो रोटी और राइस बंद है? रोटी और राइस सुबह, एक बार कार्ब्स सुबह ले लो, जो भी खाना खा लो सुबह कार्ब्स। आप वैसे जिमी फैलन पे जा रहे हो, काफी न्यूज बन गई है वो हर जगह। हाँ जी। हाउ डू यू फील? ठीक है, देखते अभी जाके पता चलेगा भाजी। पहली फीलिंग का तो नहीं पता, तो जाएंगे देखेंगे क्या होता है। आपने देखा कभी जिमी फैलन शो? मैंने देखा। हाँ जी। आप उधर म्यूजिकल एक्ट के लिए जा रहे हो कि गेस्ट अपीयरेंस? म्यूजिकल एक्ट है, हम वहाँ पे गाना परफॉर्म करेंगे। कौन सा गाना गा रहे हो? ये नहीं अभी सोचा। अच्छा, अब ये प्लेन में डिसाइड हो जाएगा। तो और ऐसे कौन से, ऐसे कोई लिस्ट बनी थी आपने कभी शोज की कि मैं इन सब पे आऊंगा? हाँ, लिस्ट तो बहुत लंबी है और कुछ ज्यादा बड़ी है। ओके। तो अभी बताऊंगा तो फिर लगेगा कि शायद मतलब बड़ी बातें कर रहा है, तो मैं ऐसे बताने नहीं चाहता। तो ऐसे लिस्ट में से क्या क्या हो गया है? अच्छा ये बता दो, आज तक की क्या क्या ड्रीम्स या बकेट लिस्ट थी जो टिक कर दी? नहीं, अभी शुरू नहीं हुई ये तो, मतलब सब हो रहा है अभी। नहीं ऐसे नहीं बोलूंगा, शुक्र है भगवान का। मतलब काफी कुछ सोचा है, देखें शायद अगर कर पाए इस लाइफ में। बट ऐसे अभी तक क्या क्या बचपन से ड्रीम्स देखे होंगे ना, हर इंसान सोचता है कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। कोई 4-5 ड्रीम्स है जो पूरे हो गए? पहला एक ही ड्रीम था कि मैंने मशहूर होना है, सिंगर बनना है, बचपन से। हाँ, ये तो पक्का था बचपन से। कौन सी एज में लगा कि मशहूर होना है? जब से शक्ल आई थोड़ी बहुत, मतलब बंदे को जब कुछ होश आती है,
तब से मेरे को था कि यार मुझे सिंगर बनना है, मशहूर होना है, मैं किसी को ना जानता हूँ, दुनिया मुझे जानती हो, ये मेरे दिमाग में था बस एक ही बात। तो धीरे धीरे ये ग्रो करती गई, चीज़ ग्रो करती गई, और म्यूजिक से तो प्यार है ही। और कब स्टार्ट हुआ ऐसे, डू यू थिंक कि 14, 15, 16? नहीं, उससे पहले, 10-11 की साल, उससे पहले। और ऐसे क्यों किसी सिंगर को देखते थे? नो, मेरे में फीलिंग थी बस, ये सिंगर किसी को नहीं देख के। 11 से तो फिर मैंने सीखना शुरू कर दिया था, तबला और हारमोनियम स्टार्ट हो गया था सब। उससे पहले ही फीलिंग थी मुझे। पहले मैं जाके जहाँ भी जाता था, गुरुद्वारे, मंदिर, हर कहीं भी, तो मैं यही मांगता था जाके, भगवान मैं किसी को ना जानूं, मुझे सारे जाने। बड़ी बच्चे से, मतलब बचकानी सी ये एक आपकी प्रे है, लेकिन मैं ऐसे करता था। एंड व्हाई डू यू थिंक ऐसा क्यों हुआ? कोई रीजन पे पता चला? I don't know. अभी मैं सोचता हूँ, अभी इस टाइम तो मुझे लगता है कि शायद कोई तो मकसद होगा जो शायद आगे आके रिवील होगा। और किस चीज में मशहूर होना, ये ऐसा कभी सोचा? तो मेरे को लगता था मुझे म्यूजिक पसंद है, तो यही एक रास्ता है, म्यूजिक, इसी में बनूंगा। हाँ, इसी में बनूंगा, बाकी कहीं भी नहीं। बाकी नहीं। मेरे को ज़्यादा हिसाब किताब नहीं आता, और मैं कुछ ज़्यादा कामों में मेरे को लगता है मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। ओके, म्यूजिक ही है। और कामों में अच्छा नहीं हूँ मतलब ऐसे कंक्लूजन पे कैसे है? आप बार्गेनिंग नहीं कर सकता मैं, कोई कितने पैसे मांगेगा मेरे को, जैसे सारे बोलते हैं कि तू रहने दे, तू मत बोला कर, तो मतलब कोई बोलेगा तू कितने पैसे लेने हैं, तो वो भी मैं शायद नहीं सही कर पाऊंगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जैसे वो इस चीज़ को प्लान कर लेते हैं, तो वो मेरे से वो चीज़ें नहीं होती। मैं उबर नहीं बुक कर सकता। क्यों? मेरे को ऐप नहीं है, और मेरे को पता भी नहीं है। ओके। और मतलब उबर छोड़ो, कोई गाड़ी भी। हाँ। और होटल नहीं मैंने कभी बुक किया लाइफ में आज तक, नहीं आता मुझे करना। ओके। और फ्लाइट कभी बुक नहीं की, मुझे नहीं आती बुक करनी। कभी पड़ गया मेरे ऊपर, शायद फिर सीख ही लेगा इंसान। मतलब जैसे ये बातें होती है ना, मेरे को लगता है ये कैसे करते हैं ये लोग सब, ये टास्क, ये सारे जो टास्क डे टू डे के छोटे, मैं नहीं कर पाता, और ना ही मैंने कभी किया लाइफ में। तो ये बिकॉज नाउ यू हैव दैट लाइफस्टाइल, इसकी वजह से कि बचपन से ऐसे छोटे सारे काम कुछ भी नहीं करते थे? मैं ऐसे तो घर वाले जो भी बोलते थे करता था। मेरी बड़ी सिस्टर जो भी वो बोले, मतलब वो तो हेड हमारे घर की, तो जो भी बोले मेरी सिस्टर बड़ी, कि यहाँ जाना है, ये करना है, ये मेरा सूट लेके आ, यहाँ से ये लेके आ, वो लेके आ, तो मैं तो बस भागा जाता था। हाँ, जो भी दीदी बोलती थी। आप लोग कितने भाई बहन हो? हम 3 भाई बहन। और आप सबसे छोटे हो? मैं बिचकार वाला। ओके। यू नो देयर वाज एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें मतलब एक साइकोलॉजिस्ट ने इस कंक्लूजन पे वो आया था कि घर में जो सबसे बड़ा बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा टीचर होता है एंड वो स्मार्टर होता है, और जो से छोटा बच्चा होता है वो रिस्क टेकर होता है और वो ओरिजिनल थिंकर होता है। तो मैं रिस्क टेकर हो गया। डू यू थिंक सो? आई डोंट नो, बट रिस्क टेकर तो मतलब मेरे घर वालों ने मुझे कभी रोका नहीं किसी काम के लिए। तुम्हें जो करना है, पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कुछ और करना है, काम करना है नहीं पढ़ के, मतलब काम नहीं पढ़ के सीधा काम शुरू करना है, वो भी तेरी मर्जी। ओके। बहुत ही संत स्वभाव के बंदे। तो ऐसे क्या करते थे आपके मॉम डैड? डैड मेरे रोडवेज में इंस्पेक्टर थे। वो सरकारी जॉब करते थे, मम्मी हाउसवाइफ। ओके। एंड किससे आप ज़्यादा क्लोज थे? ऑब्वियसली बच्चा जो अपनी माँ के साथ ज़्यादा क्लोज होता है, तो मम्मी के ज़्यादा क्लोज। डैडी के ऐसे जैसे वो होता है गांव में कि डैडी है तो बस फिर चुप हो जाओ, डैडी आ गए तो चुप हो जाओ, डैडी आ गए तो बस आँख नहीं मिलाना। तो वो एक मुझे लगता है काफ़ी परिवार में ऐसा होता है। डरते थे? 100%। बहुत। हाँ। क्यों? जब इतना फ्रीडम मिलता नहीं, कभी मारा नहीं उन्होंने मुझे। ओके। नहीं, कभी नहीं मारा उन्होंने मुझे, लेकिन वैसे ही पता नहीं, आ रहा नो, बस एक बना रहता है जैसे माहौल, खौफ बना। एक और बात है मेरी, मैं जिसको प्यार करता हूँ उससे डर लगता है। जिस बंदे को ऐसा कोई आपका मेल मिलाप नहीं है, उसको जो मर्जी करता रहे, हमें क्या टेंशन है। और जो बंदा प्यार करता है उसको ऐसा लगता है कि यार इसको शायद गुस्सा ना कर दूं मैं, इसको हर्ट नहीं कर दूं। हाँ, मतलब इसको बुरा ना लग जाए मेरी किसी भी बात को लेके, मतलब मेरी किसी भी हरकत को लेके उनको गुस्सा ना आ जाए, अनकंफर्टेबल ना कर दूं उनको। ओके, टेल मी, टॉकिंग अबाउट म्यूजिक एंड ब्रांड बिल्डिंग और प्रोसेस आपके ऊपर बात करते हैं वहाँ पे, डू यू फील एक रॉकस्टार की वो लाइन है ना कि एक हर आर्टिस्ट को दर्द से गुजरना पड़ता है इन ऑर्डर टू बिकम सक्सेसफुल, डू यू थिंक दैट्स ट्रू? नो, आई डोंट थिंक सो। इवन इम्तियाज सर के साथ मैंने एक इंटरव्यू किया था, वो भी बोल रहे थे, कहते मुझे भी ऐसा लगता था। ऐसा है नहीं है सर। नहीं, अपना फोकस रहो, फोकस जरूरी है काम पे। दर्द जरूरी, दर्द नहीं, फोकस जरूरी है। फिर क्या जरूरी फोकस के अलावा? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट मेक्स कितने सारे आर्टिस्ट जो फोकस से काम कर भी रहे और उसके बाद भी वो इतने ग्रैंड लेवल पे चीजें नहीं कर पाते? मुझे लगता है कंसिस्टेंसी। इंग्लिश गलत हो सकती है। कंसिस्टेंसी, आज नहीं कल परसों होता रहेगा, हो जाएगा कभी ना कभी तो पक्का। आपने कहीं पे ऐसा बोला है क्या कि यू डिडंट डिजर्व टू परफॉर्म एट कोचेला? हाँ। क्यों? मैं जब राइजिंग स्टार में बैठता था तब जो लड़के लड़कियां गाते थे आगे, कुछ बंदे तो इतना अच्छा गाते थे, मेरे को लगता था यार मैं इस कुर्सी पे बैठा क्यों।
मैं डिजर्व नहीं करता ये चेयर, ये बंदा मेरे से बहुत अच्छा गा रहा है। तो मैं बहुत अच्छे अच्छे सिंगरों को मैंने सुना है, तो एज एन सिंगर मुझे लगता है कि यार और मेरे से बहुत अच्छे लोग गाने वाले हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं। सिंगिंग वाइज बोल रहा हूँ मैं, वो जो मेरा कोट है वो सिंगिंग वाइज है कि जिन लोगों के अभी गाने भी नहीं हिट हुए वो भी मेरे से कई बहुत सिंगर हैं जो अच्छा गाते हैं। तो मुझे मौका मिल गया, ये भगवान की मर्जी, और इसलिए मैं सोचता हूँ कि यार ये मैं शायद डिजर्विंग नहीं हूँ, लेकिन भगवान दे रहा है, पता नहीं क्यों। लेकिन मेरे से गाने वाले तो बहुत अच्छे पड़े हैं, बहुत तगड़ा तगड़ा गाते हैं लोग। डू यू थिंक इसीलिए भी एक रीजन है दैट्स व्हाई आप सारे नए आर्टिस्ट को प्रमोट करते रहते हो और उनके साथ काम करते हो? हाँ जी बिल्कुल, मेरे को लगता है यार ये कितना अच्छा काम कर रहा है बंदा, यार ये मैं नहीं इस एज में इतना अच्छा काम कर रहा था। कि ऐसा लगता है कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मुझे इतनी जल्दी ये सब मिला। तो जल्दी तो नहीं मिला, 22-23 साल हो गए, नहीं तो कई बंदे छोड़ भी जाते हैं। मैं पाजी मैं 11 साल का था जब घर से निकला, उसके बाद 11-12 साल के बाद तबला हारमोनियम ये सीखना स्टार्ट कर दिया मैंने। स्कूल 18 साल में मेरी एल्बम आ गई थी, पहली एल्बम, और मुझे कोई नहीं जानता था इंडस्ट्री में। मेरी पहली एल्बम 18 साल में आ गई थी, फर्स्ट एल्बम मेरी 18 साल। वो भी इसलिए क्योंकि मैं बालक हो गया था और मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता था। 15-16 साल से मैं लगा हुआ था इसके पीछे कि मेरी एल्बम आ जाए, लेकिन मैं 18 साल का नहीं था, तो कंपनी मेरे साथ एग्रीमेंट नहीं कर पा रही थी। तो जैसे ही मैं 18 साल का हुआ, मेरा एग्रीमेंट साइन हुआ, उन्होंने मेरी एल्बम रिलीज कर दी। हाँ, तो तब से तो मैं लगा हुआ 18 साल से। तो बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम। तो मेरी आई नहीं, वो क्या होती है, टीन एज टून एज बिच्ची निकल गई, यंग एज भी बिच्ची निकल गई, ऐसे ही काम करते हुए। मेरे साथ वाले कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, और मैं प्रोग्राम ला रहा हूँ शादियों के 18 साल में। अभी मैं बालक हुआ हूँ और लोगों की शादी हो रही है और मैं गा रहा हूँ उन पे, वो कोई उधर बैठा है। तो मैंने इतने बंदे देखे, शराबी नाच रहे हैं, ये हो रहा है, इधर ये हो रहा है। तो एक चीज चेंज नहीं हुई, ओल्ड दिलजीत एंड न्यू दिलजीत में शादी में शो, दैट इज वेडिंग शोज हो रहे हैं। बहुत नहीं, अब मैंने बहुत ग्रैंड लेवल की वेडिंग शोज अभी कम कर दिए बहुत, अभी सिर्फ टिकटेड शोज ही ज्यादा करते हैं। लेकिन मानी शो हुआ अभी, हाँ वो कोई उन्होंने भी हमें ना 3-4 बार पहले भी बुलाया था। हाँ जी, शोज पे 3-4 बार पहले भी। तो हमारी कोई फिल्म की कोई डेट हो गई, कभी कोई डेट हो गई, कभी कोई डेट हो गई, तो ऐसे मैच नहीं हो पा रही थी डेट। तो अभी उन्होंने बोला, तो मैं इंडिया आ ही रहा था क्रू फिल्म की प्रमोशन और वो सब चीज के लिए। तो मैं इंडिया आ रहा था और मेरी फिल्म जाट एंड जूलियट आ रही है अभी, उसका शूट था। तो मैं कहा यार चलो ये इस टाइम में ये सारी चीजें हो ही जाएंगी, तो ठीक है एक दिन वहां पे भी जाएंगे। आप कैलिफोर्निया में रहते हो ना? आप? मैं पाजी कहीं नहीं रहता। मैं वहां रहता हूँ जहाँ काम होता है। कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, इंडिया, सब जगह जहाँ भी काम है। बट डू यू थिंक कि ऐसे इंडिया से बाहर जाने पे या वहाँ के इकोसिस्टम में पार्ट बनते हो तो ज़्यादा हेल्प करता है? इकोसिस्टम मतलब वहाँ के एनवायरनमेंट में अगर रहते हो, वहाँ के लोगों के साथ रहते हो, वहाँ नेटवर्क करते हो, तो हेल्प करता है कि नहीं करता है? बेस्ट एनवायरनमेंट इंडिया का बेस्ट है। इंडिया का एनवायरनमेंट बेस्ट है, फूड बेस्ट है, जगह बेस्ट है। मैं पूरी दुनिया घूमा, मुझे लगता है कुछ 1-2 जगह शायद रहेगी जहाँ मैं नहीं गया। कहीं तो शोज किया है, कहीं वैसे भी मैं पर्सनल घूमने गया हूँ। इंडिया दी बेस्ट। मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा कि आज आपके कैमरे पे बोलो, मैं आप मेरे जितने भी स्टाफ है उनसे पूछ सकते हैं। इंडिया जैसी जगह नहीं है दुनिया में। ट्रू। ऐसा वेदर नहीं है दुनिया में, सारा कुछ ही है यहाँ पे। मतलब इंडिया जैसा माहौल कहीं नहीं है। अच्छा, माहौल मतलब मैं जितनी बार बाहर जाता हूँ, जैसे कल भी मैं न्यूयॉर्क में था और अभी इधर आया हूँ। अच्छा, न्यूयॉर्क से आप आए? हम जा रहे हैं। तो आप कहाँ रहते हैं? इंडिया में। अच्छा, मुंबई में। काम करने वाला बंदा घूमते रहता है। पर मैं जितनी बार जाता हूँ 5-7 दिन बाद मुझे लगता है यार मैं रह नहीं सकता कहीं। इंडिया के अलावा दिखने लगता है भाजी, मुझे भी 1 महीना हो जाए तो मेरे को ना दिखने लगती गलियां और वो दीवारें और लोग, ये मेरे को दिखना शुरू हो जाते हैं ऐसे विजुअल। मैं तो यार चलो वापस। तो टॉकिंग अबाउट मूवीज, मुझे बताओ आपकी जो नेक्स्ट मूवी आ रही है जाट एंड जूलियट। हाँ भाजी, पंजाबी मूवी हर साल में एक जरूर करता हूँ, ट्राई करता हूँ करने की। मैं कह दूं कि मैं करता हूँ, कल को कुछ हो ना पाए मेरे से, तो मैं ट्राई करता हूँ हर साल एक पंजाबी मूवी करने की। तो इस साल जाट एंड जूलियट 3, पहली 1 और 2 अच्छी रही थी, बहुत प्यार दिया लोगों ने, और आई होप जो ये भी देखेंगे उनको मजा आएगा। क्यों डिसाइड किया फ्रेंचाइजी वापस करने का, ये थर्ड पार्ट? बहुत देर से बोल रहे थे ये लोग सारे कि यार जाट एंड जूलियट 3 करो। तो टाइम नहीं लग रहा था। हर बार कोई ना कोई कहानी होती ही थी। तो ये कहानी, मैं कहीं गया था घूमने, तो पहाड़ों का मुझे बहुत शौक है, पहाड़ों में जाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा एनर्जी आ गई। ओके। तो मैं ऐसे वो डंडा था मेरे पास, तो वो मैं ब्रेकफास्ट करके निकला और मैंने ऐसा करके ऐसे डंडा रखा, तो मेरे को फतेह सिंह याद आया। मैं गया था एरिज़ोना घूम रहा था कहीं। ओके। तो मेरे को वो याद आया मेरा कैरेक्टर।
और ये लोग बोल ही रहे थे जाटन ज्वेलर 3 करनी है, जाटन ज्वेलर 3 करनी है। तो फिर मैंने फोन किया प्रोड्यूसर्स को, चलो करते हैं, लेट्स डू इट। एंड वो फतेह सिंह वाला कैरेक्टर करना है मुझे। एंड दैट्स हाउ व्हाट इज दिस फ्रेंचाइजी वेरी क्लोज टू यू? 100%। ये पहली फिल्म थी सोलो जो मेरी हिट हुई थी। हाँ, इससे पहले एक फिल्म हिट हुई थी जीने मेरा दिल लुटिया, वो मेरी सोलो फिल्म नहीं थी। तो उससे पहले एक फिल्म, पहली फिल्म फ्लॉप हुई थी तो ये पहली फिल्म थी सोलो जो नीरू जी के साथ हिट हुई थी, तो इसलिए 100% मेरे दिल के करीब है। एक लास्ट दो क्वेश्चन, वन वर्ड आंसर दे देना उसमें। वन वर्ड, सॉरी वन वर्ड कि टेल मी, बिकॉज मैंने ना आपके शोज देखे हैं और मेरे को बड़े ग्रैंड लगते हैं, मुझे बड़ा मजा आता है। टेल मी सबसे एक्सपेंसिव शो कौन सा प्रोड्यूस किया है आपने आज तक? अभी तक का? अभी हमने स्टेडियम शो किया वैंकूवर का, 55,000 पीपल। 50,000 वाला। 50,000 ऐसे नहीं कि आ गए 50,000 टिकट लेके, और बड़ी मोटी प्राइस की, और वो हमने खर्चा भी खुला किया उस पे, मतलब जो लगा सकते थे। कितना खर्चा किया? बहुत खर्चा, मतलब उतना तो मतलब पता नहीं कब कमाएंगे, लगा दिया। क्या बात है, कसम से। मतलब जितना कमाया नहीं शायद लगा दिया। मेरी एड शेरन से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि हम इतने शो करते हैं अमाउंट ऑफ, फिर जाके हमारी प्रोडक्शन कवर होती है। बड़े बड़े, मुझे लगता था कि शायद हम ऐसा करते हैं, नहीं। और वो बता रहे थे कोल्ड प्ले के बारे में कि वो इतने शो करेगा तब जाके वो प्रोडक्शन कवर होगी, जो प्रोडक्शन जितना बजट होता है। तो पैसा लेके थोड़ा मरना है मुझे, एक ग्रैंड होना चाहिए, एक ड्रामा दिखा के मरना है। क्या 55,000 पीपल, एवरेज टिकट $75 के आसपास, $4.1 मिलियन, मतलब 30-32 करोड़, 33 करोड़ के आसपास। सिर्फ ये नहीं, अभी हमारा जब पूरा टूर खत्म हो जाएगा फिर एक और सरप्राइज आएगा। सिर्फ ये नहीं, आप देखो लोग फ्लाई करके भी आ रहे हैं, होटल्स को भी बेनिफिट हो रहा है जहाँ पे वो काम कर रहे हैं। कितना बड़ा क्रू हमारा, जो गुरु की प्रोडक्शन, सबको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, सब इकोनॉमी, बट मतलब ये बहुत बड़ा रेवेन्यू है जो सबको फायदा हो रहा है उस चीज का। ये लगता है लोगों को एक शो हो गया ऐसे करके, एंड वो कवर नहीं हो पाता एक शो की इतनी टिकट्स में। कितने शोज में हो पाता? नहीं पाजी, बहुत करके फिर कवर करना पड़ता है, खर्चा बहुत ज्यादा है। वही सबसे एक्सपेंसिव म्यूजिक वीडियो कौन सा था अभी तक का? अभी तक का एक एल्सवानो मैंने एम महंगा कर दिया था, पता नहीं क्या हुआ था मुझे। और लवर बहुत महंगा था। लवर इसलिए महंगा था क्योंकि वो जो बिल्डिंग थी वो सरकारी बिल्डिंग थी, उस सरकारी का बिल्डिंग का ही जो कॉस्ट था वो बहुत महंगा था। फिर वो सरकारी बिल्डिंग होने की वजह से तो वहाँ पे जो स्टाफ उनका लेना पड़ा, फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, फिर पुलिस वाले, ये सब करते करते बजट बहुत ऊपर चला गया। बाप रे, मैं काफ़ी तो वीडियो बननी है। उसके बाद फिर जो भी आर्टिस्ट आप लेते हो तो वो फिर आर्टिस्ट को बाहर महंगा हो जाता है बहुत ज़्यादा। इवन हमने अभी शूट किया था केस गाना वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो, वो भी बहुत महंगा था। वहाँ का सारा स्टाफ लेना पड़ा और उनका तो बहुत बड़ा बजट होता है फिल्मों का। एक एवरेज कॉस्ट क्या होती है एक म्यूजिक वीडियो की? महंगे है भाई, महंगे काफी। मैं तो मतलब इतना पुराने और न्यू में वर्थ नहीं है इतना। तो फिर क्यों करते हो? वो शौक है भाई, शौक का थोड़ा मूल्य है कोई। मैं जी वैगन ले आके खड़ा कर लूँ घर पे और लैम्बोर्गिनी खड़ी कर लूँ, बहुत लोगों ने ले रखी है, उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा पैसे का मकसद है पैसा आए और वो प्रोडक्शन में लगे कि ये चीजें ऐसे थोड़ा हमको अचला पहुंच गए पाजी एक दिन में। फिर वो बहुत सारी चीजें काउंट होती हैं, बहुत सारी टिकट्स काउंट होती हैं कि यार इस बंदे ने शोज किए हैं, इसका 2020 का टूर, बॉर्न टू शाइन का टूर का है, उसके इतना रेवेन्यू आया है, इतने लोग आए हैं, ये सारा फिगर जाता है। फिर जाके कोई कंपनी आपको हाथ डालती है। ऐसे थोड़ा मतलब किसी का तुक्का लग गया, डिजर्व नहीं मैं करता, वो मैं अभी भी बोलता हूँ, लेकिन काम तो आपको करना पड़ेगा। फेयर। एंड लाइव नेशन जैसी कंपनी अगर भरोसा कर रही है तो बहुत। पहली बार टूर किया था इतना बड़ा टूर, बॉर्न टू शाइन, किसी पंजाबी आर्टिस्ट के साथ। मैं सुनता था कि यार जेज़ी, बियॉन्से, ये लोग लाइव नेशन के साथ शो करते हैं, और हमारी टिकटें तो जनरल स्टोर में बिक्री होती थी कि ले जा। और अब लोग भी ये बोलते थे कि हमारी वजह से लोग आ गए, मेरी जान पहचान इतनी है कि लोग आ गए। तो ये भी मेरे को बड़ा चुभता था, यार तेरी जान पहचान के चक्कर में आ गए तो मैं ऐसे ही मेहनत कर रहा हूँ। ये बहुत होता है ना इंडिया में ऐसे। तो मतलब मुझे जानते हैं लोग तो आ गए हैं, जो ऑर्गेनाइजर होता है वो बोलता है। तो मेरे को लगता है फिर यार मैं क्या कर रहा हूँ, अगर तुझे जानते हैं इसलिए आ गए लोग। तो फिर मेरा ये भी एक दिमाग में था कि यार अगर लोग टिकटें फिल्मों की ऑनलाइन बाय कर सकते हैं तो शोज की क्यों नहीं कर सकते। तो ये इन सब में से निकल के ये भी कंपनी के पास जाना चाहिए। उसके बाद लाइव नेशन ने हमारे साथ डील किया। अब तो बहुत सारे आर्टिस्ट सबके साथ वो कर रहे हैं, क्योंकि एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया ना। 100% पाजी, वो करना ही पड़ेगा किसी ना किसी को, और फिर ही आगे सब चीज होगी। हाँ, इसलिए मैं बोलता हूँ ये नहीं हो सकता मैं करके दिखाऊं, ये नहीं हो सकता मैं करके दिखाऊंगा। अब लास्ट क्वेश्चन और एंड करते हैं पॉडकास्ट। इट्स टर्निंग पॉइंट क्या था लाइफ का? लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट कहाँ था जो आपको लगता है कि यार इसके बाद ना मेरी लाइफ चेंज होगी? 2020। क्या था वो पॉइंट? लाइक टेल मी 2020 में ऐसा क्या हुआ? व्हाट वाज अ रियलाइजेशन? कहीं से सुना, खुद से बात करी? मैं कभी पढ़ता नहीं हूँ,
अब तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता कुछ भी। तो कोई बुक कुछ नहीं पढ़ता? कुछ पहले मैं पढ़ता नहीं था, मेरी कमजोरी थी। लोग बोलते हैं किताबें पढ़नी चाहिए, आपको नॉलेज आती है, आपको दुनिया के बारे में पता चलता है। आप उन चीजों के बारे में पढ़ रहे हो जो किसी की बातें हैं। मुझे लगता है कि जो विजडम है वो आपके अंदर से आता है। Okay. मैं शायद शब्द गलत बोल गया हूँ, पता नहीं भाई, पर जो बात है वो अंदर छुपी हुई है। जितने भी सूफी संत हुए उन्होंने भी यही बोला है, बात अंदर की है, बात बाहर पढ़ने की नहीं है। चलो आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, शायद मेरी ये जर्नी नहीं रही होगी, किसी और की ये जर्नी हो सकती है कि आप बुक से भी इंस्पायर हो सकते हो, इंस्पिरेशन आपको कहीं से भी आ सकती है। मेरे को वो म्यूजिक से हुई। डन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, बहुत शुक्रिया एंड पॉडकास्ट के लिए टाइम देने के लिए। नहीं, थैंक यू भाई, आप बहुत इंटेलिजेंट बातें करते हो, बहुत प्यारी बातें करते हो। पढ़ने लिखने में आप बहुत कैंट हो गए स्कूल में, है ना? नहीं, बहुत बेकार था, बट मैं 16 के बाद मेरे अंदर भी कंसंट्रेशन तो आपकी बहुत अच्छी है। जब आप किसी चीज पे ऐसे फोकस होते हो तो वो तो बहुत अच्छा है, मैंने देखा आपका। बट मैं 16 के बाद पढ़ने फोर्स किया खुद को, पढ़ाई लिखाई करने के लिए। स्कूल में बेकार था, अब बहुत पढ़ता हूँ। वेरी गुड, थैंक यू सर। बट अगेन मैं बोलूँगा, मेरी फैमिली ज़्यादा एक्साइटेड है पॉडकास्ट के लिए मेरे से भी बहुत ज़्यादा, कि मेरे वालों सारे बहुत बहुत प्यार, बहुत प्यार। आप आए, आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत प्यार। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताओ कि ऐसे कौन से और गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो हमारे पॉडकास्ट पर, और इस पॉडकास्ट में हमने क्या गलतियां करी जो हम नेक्स्ट एपिसोड में ना रिपीट करें, क्योंकि आपका फीडबैक हमें बेहतर बनाएगा और हम आपके फीडबैक को बहुत सीरियसली लेते हैं एंड खुद को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको इस पॉडकास्ट पे वर्ल्ड की बेस्ट इंफॉर्मेशन एंड वैल्यू मिले खुद को ग्रो करने के लिए। I'll see you next time. ये एपिसोड एंड करने से पहले किसी एक इंसान के साथ ये एपिसोड शेयर करना मत भूलना, बिकॉज वन कॉन्वर्सेशन कैन चेंज समवन्स एंटायर लाइफ एंड गिव समवन अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन. Thank you so much. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.